गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है जो सेकंड पेपर है आपका, कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन, यानी कि समकालीन भारत में शिक्षा। समकालीन यानी आज प्रेजेंट में, इस टाइम पे हमारी शिक्षा नीति कैसी है, किस तरह की हमारी एजुकेशन है। प्राथमिक जो स्तर है हमारा, यानी कि प्राइमरी लेवल पे हमारी एजुकेशन के लिए कौन कौन से प्रोविजन किए गए हैं, सेकेंडरी लेवल पे हमारी कौन कौन सी जो नीतियां बनी है उनमें क्या क्या जो मैंडेटरी है वो रखा गया है, या फिर हायर लेवल पे। इस तरह से तीनों लेवल पे हमारी जो शिक्षा नीतियां बनी हैं उनमें कौन कौन से बच्चों के लिए सुविधाएं, उनके लिए चाहे करिकुलम से रिलेटेड है, चाहे टीचिंग मेथड से रिलेटेड है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रेन टीचर है, इन सब के विषय में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है बेटा, हमारा जो थर्ड यूनिट है आप लोगों की, फर्स्ट और सेकंड यूनिट डॉक्टर कृष्ण सर हैं हमारे, उन्होंने करवाई होगी आप लोगों को। तो थर्ड यूनिट से मैं स्टार्ट करूंगी, और थर्ड यूनिट का फर्स्ट पार्ट है हमारा यूईई, यानी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। पहला ही पॉइंट है फर्स्ट यूनिट का। तो यूईई शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं। यूईई की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि एलिमेंट्री, प्राइमरी, यूनिवर्सलाइजेशन सार्वभौमिकरण, और एजुकेशन शिक्षा, यानी तीन शब्दों से ये मिलके बना है। तो हमारी जो प्राथमिक शिक्षा, जो एजुकेशन है उसका सार्वभौमिकरण कैसे किया जाना चाहिए, किस तरह की हमारी एजुकेशन होनी चाहिए। तो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए हमें कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, हमारी सरकार को इसके लिए कितना फंड प्रोवाइड करना चाहिए, कितना हमारा बच्चों का एज लेवल होना चाहिए, उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, इस विषय में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री का मीनिंग आप लोगों को पता ही चल गया है कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यानी कि जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है उसको हर वर्ग, हर तबके के बच्चों तक पहुंचाना, सभी बच्चों का 100% एनरोलमेंट प्राइमरी एजुकेशन में करना। यानी कि एक हमारा कमीशन बना था बेटा 1966-68 में, कोठारी कमीशन। तो उस टाइम पे हमारी सरकार ने ये डिसाइड किया था डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में कि सभी बच्चों को, चाहे वो किसी भी वर्ग से, किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से, यानी कि किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना किए बगैर उन बच्चों को प्राथमिक शिक्षा में 100% एनरोल करना। यानी कि हर वर्ग तक जाकर, चाहे वो ट्राइबल एरिया के हैं या फिर दूर दराज का एरिया है या रूरल बैकग्राउंड है उनका, उन बच्चों तक जाकर ये टीचर्स को ये बोला गया, टीचर्स को ये मैंडेटरी किया गया कि उन वर्ग तक पहुंचकर बच्चों को, हर एक बच्चे का पता लगाना और उसका कम से कम प्राइमरी एजुकेशन तो जरूर उन बच्चों को देना, उनका उद्देश्य है जो हमारा कोठारी कमीशन। लेकिन धीरे धीरे इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बेटा बहुत सारे प्रयास किए गए, लेकिन फिर भी हम सफल नहीं हो पाए। इसके बाद हमारी NP 1986 आई, तो उसमें भी ये प्रोविजन रखा गया कि हमारे जो आर्टिकल 45 है, यानी कि जो हमारे संविधान की जो धारा है आर्टिकल 45, और उसमें जो हमारा आर्टिकल 21A है उसमें भी यही बोला गया कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। तो इसमें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के लिए हमें कौन कौन से इसके रास्ते में बाधाएं आती हैं, उसके लिए क्या सजेशन दिए गए हैं, कौन कौन से कदम हम उठा सकते हैं इन बच्चों को एजुकेशन देने के लिए, तो वो सारा का सारा आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने अभी बताया कि जब 1966-68 में ये कमीशन आया तो उन्होंने यही माना कि सबसे पहले हमारे देश का जो भविष्य है वो है हमारे बच्चे, और उन बच्चों का जो मेन बेस है वो है प्राथमिक शिक्षा। जब तक हम प्राथमिक शिक्षा को, प्राइमरी एजुकेशन को सुदृढ़ नहीं बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसके लिए हमारी जो नीति बनी उसमें जो जो रिकमेंडेशन दिए गए, जो जो सुझाव दिए गए,
किस तरह का हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए, किस तरह के टीचिंग मेथड होने चाहिए, कैसा हमारा टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, वो सारे डिस्कस की। इसके बाद क्या हुआ कि 19 जो एनपी 1986 आई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनी, तो उसमें ये माना गया, ये बिल्कुल 100% एनरोलमेंट बच्चों का किया जाए। इसके लिए टीचर्स की ड्यूटी लगाई गई, वॉलंटियर इसके लिए रखे गए, घर घर तक प्रचार करने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए, उनके पेरेंट्स को समझाने के लिए, उनके एडमिशन के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए। तो जो हमारा आर्टिकल 21 ए में ये बोला गया कि भाई हमारी फ्री और कंपलसरी, यानी 6 से 14 वर्ष तक के किसी भी बच्चे से किसी भी प्रकार की कोई भी फी वगैरह नहीं ली जाएगी। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन यानी निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। तो इसके लिए क्या किया गया बेटा, हमारी सरकार ने, जैसे आप लोगों को भी पता कि 1999 में हमारा जो मिड डे मील है वो स्टार्ट किया गया कि बच्चों को, क्योंकि बेटा जो लो लेवल के, यानी जिनके पेरेंट्स की इनकम इतनी नहीं है कि वो अपना घर चला सके, तो उन बच्चों को स्कूल तक, वो इसी चक्कर में, काम के चक्कर में अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते, तो उन बच्चों के लिए जो हमारा मिड डे मील है वो स्टार्ट किया गया। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी गई, उनको बुक्स वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं सभी सरकारी स्कूलों में, चाहे वो किसी भी मतलब इंडिया में किसी भी स्टेट में है, वहां पे फ्री बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं, ड्रेस दी जाती है, उनको बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है, मिड डे मील स्टार्ट किया गया। वो इसी लक्ष्य को, इसी उद्देश्य को ध्यान में रख कर किया गया कि हमारे जो प्राथमिक लेवल के जो बच्चे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा स्कूल तक लाया जाए और उनकी प्राइमरी एजुकेशन पूरी करवाई जाए। तो ये था। अब सार्वभौमिकरण का क्या अर्थ है बेटा? सार्वभौमिकरण का अर्थ है कि हर बच्चे तक, जो मैंने अभी बताया था कि प्राथमिक जो शिक्षा है वो पहुंचाई जाए। कैसे पहुंचाई जाए? यानी कि अगर हमारे मतलब गवर्नमेंट के अंडर में चाहे जितने भी स्कूल हैं, अगर ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस स्कूलों का है, तो कम से कम 1 किलोमीटर के दायरे में एक प्राइमरी स्कूल जरूर होना चाहिए। यानी कि सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी हो ना हो, लेकिन प्राइमरी स्कूल का होना बहुत जरूरी है। तो इससे हम क्या है कि जैसे मान लो अगर कोई भी स्कूल दूर है तो बच्चे वहां तक नहीं जा पाते हैं, तो अगर घर के नियर बाय अगर कोई स्कूल होगा तो बच्चा स्कूल तक जाएगा। मिड डे मील की व्यवस्था की गई, उनको स्कॉलरशिप का जो प्रावधान है वो किया गया कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का इंटरेस्ट बने और बच्चे स्कूल तक आए। तो ये था यानी कि हमारा व्यवस्था की सार्वभौमिकता, कि किस तरह का हमें अरेंजमेंट करना चाहिए, कौन कौन से हमें इसके लिए कदम उठाने चाहिए। इसके बाद क्या था कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, 100% एनरोलमेंट, यानी कि जो मैंने अभी बताया है कि जो हमारी शिक्षा नीति बनी उसमें ये बिल्कुल मैंडेटरी किया गया कि हर बच्चे का यानी 100% एनरोलमेंट होना चाहिए। कोई भी बच्चा, जो यूईई का जो व्यवस्था की गई थी, जो यूईई हमारे सामने आया था इस शिक्षा नीति से उभर कर, उसमें ये रखा गया कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं छूटना चाहिए जिसका कम से कम प्राइमरी एजुकेशन में एनरोलमेंट ना होना चाहिए, ना हो सके। इसके बाद क्या था कि इसमें रिटेंशन का होना बहुत जरूरी है, कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ रिटेंशन, यानी रिटेंशन क्या होता है बेटा, कि स्थिरता, स्थिर रहे। ये नहीं कि बच्चे ने फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया, इसके बाद बच्चा छोड़ के चला जाता है। कुछ फैमिली के भी कारण हो सकते हैं, कुछ अपने भी कारण हो सकते हैं, बच्चे का इंटरेस्ट ना हो, बच्चे का क्लास में मन ना लगता हो, तो ये ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो उस रिटेंशन के लिए, बच्चों को क्लास में स्थिर रहने के लिए भी बहुत सारे कदम उठाए गए। तो उसके लिए क्या किया गया, जैसे मिड डे मील है, अगर जैसे कोई दिक्कत है तो बच्चों को मिड डे मील है। और दूसरा क्या कि फर्स्ट एड की व्यवस्था की गई। अगर मान ले बच्चे की को कोई भी किसी भी तरह की कोई स्कूल में दिक्कत होती है, कोई भी बीमारी हो जाती है, बुखार वगैरह या पेट दर्द, जो भी प्रॉब्लम है उसकी हेल्थ से रिलेटेड, तो वो फर्स्ट एड चेकअप वगैरह वहां पे रखे गए, फर्स्ट एड बॉक्स। उसके बाद बच्चों को मिड डे मील दिया गया, बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई और फ्री उनको ड्रेस और बुक्स का भी अरेंजमेंट किया गया, ताकि वो बच्चे क्लास में उनका स्कूल में रिटेंशन हो सके, वो बच्चे स्थिर रह के स्कूल छोड़कर ना जाए। अब बेटे प्रॉब्लम ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि कौन कौन सी हमारी समस्याएं हैं
किसमें? यूईई में। यानी कि किस-किस प्रॉब्लम को हमें फेस करना पड़ता है इस सार्वभौमिकरण के लिए। किस प्राथमिक शिक्षा को जन-जन तक, बच्चे-बच्चे तक पहुँचाने के लिए हमें किन-किन समस्याओं को हमारे सामने फेस करना पड़ता है। तो वो कौन-कौन सी प्रॉब्लम है? सबसे पहले है बेटा पॉवर्टी, यानी कि गरीबी। गरीबी क्या है? गरीबी बेटा एक मतलब इतनी भयानक समस्या है जिसका सामना करते हुए पेरेंट्स अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। क्योंकि जब परिवार में 1 या 2-3 बच्चे हो जाते हैं तो बेटा इनकम इतनी नहीं हो पाती है कि परिवार का गुज़ारा चला सके, तो उसके लिए फिर एजुकेशन का तो सोच ही नहीं सकते हैं। दूसरा क्या है, पेरेंट्स अपना जैसे कि किसी भी काम धंधे पर चले जाते हैं, पीछे से बच्चा क्या करता है, उनके अपने छोटे बहन-भाई होते हैं, उनको सँभालते हैं या घर का कोई काम करते हैं, तो इस कारणवश वो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो पॉवर्टी हमारे सामने यानी गरीबी हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है। तो इसको दूर करने के लिए भी उनको पेरेंट्स को समझाया जाता है कि बच्चों को जैसे मिड डे मील वगैरह या उनको टाइम-टाइम पर बहुत राशन वगैरह जो है वो दिया जाता है, उनको स्कॉलरशिप दी जाती है, पेरेंट्स को समझाया जाता है कि वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में भेजा जाए। तो कई पेरेंट्स क्या करते हैं गरीबी के कारण भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं। इसके बाद क्या है डिस्टेंस ऑफ स्कूल यानी कि स्कूल की दूरी। कई बार क्या होता है कि बेटा बच्चों को आज के टाइम में तो खैर ऐसा नहीं है, लेकिन पहले क्या था कि 3-3 4-4 किलोमीटर तक बच्चों को चलकर जाना पड़ता था। तो इसके कारण भी पेरेंट्स अपने बच्चों को दूर के स्कूलों में नहीं भेजना चाहते। दूसरा क्या है कि बहुत सारे जैसे अगर बच्चा पैदल जाता है तो धूप है, गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम या दिक्कतें उनके सामने आती थी। तो सबसे मेजर जो कारण है ये भी था हमारा कि हमारा कोई भी स्कूल हमारे नियर बाय नहीं होने की वजह से भी बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने थी। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि भी जैसे आज भी हमारा देश कुछ टाइम में चीन से भी आगे जनसंख्या में निकल जाएगा। तो इतनी तेज गति से जो जनसंख्या वृद्धि है, इससे क्या है जनसंख्या बढ़ रही है, संसाधनों की कमी हो रही है। मान लो जनसंख्या बढ़ने के साथ-साथ ये तो नहीं कि हमारे इतने ही ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल कोर्सेज़ हमारी गवर्नमेंट बहुत कर रही है, लेकिन इतने स्कूल हम नहीं खोल पाते हैं। कई बार क्या होता है जैसे हमारे जो ट्राइबल एरिया है उसमें या फिर हमारे पहाड़ी एरिया है, दूर-दराज का जो एरिया है वहाँ पे इतने स्कूल नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण वो बच्चे वहाँ तक स्कूल तक नहीं पहुँच पाते हैं। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होती है कि उनके नियर बाय स्कूल ना होने के कारण भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, वो सुविधाएँ हम नहीं दे पाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या है कि बच्चों को दाखिला करना असंभव हो जाता है और जो सार्वभौमिक शिक्षा का जो लक्ष्य है, वो हम उसको प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बैकवर्ड और शेड्यूल क्लास यानी कि ओबीसी या फिर एससी, एसटी तो ये भी हमारे क्योंकि बेटा ये इस जो जाति के लोग हैं यानी कि जो हमारे अनुसूचित जातियाँ हैं, जो ट्राइबल एरिया में, जंगलों में या पहाड़ों पे जहाँ भी रहती हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज सकते। क्योंकि उनकी एक भ्रामक धारणा बन चुकी है, शिक्षा उच्च जाति के लिए है, निम्न जातियों के लिए प्राथमिक शिक्षा नहीं है। यानी कि उनके दिमाग में जैसे पहले टाइम में होता था, आजकल तो खैर ये चीज़ें नहीं हैं, कि उनके दिमाग में यही होता था कि बच्चा कमाएगा नहीं तो खाएँगे कहाँ से? तो उनको एजुकेशन ना देने की बजाय वो कम उम्र में ही बच्चों को काम धंधे पे लगा देते हैं, जिसके कारण वो अपनी एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके बाद क्या है कि यूज़लेस एजुकेशन यानी कि यूज़लेस एजुकेशन कैसे हो सकती है बेटा? क्या हमारी एजुकेशन यूज़लेस है? बेटा अगर हम एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग देखें तो हमारी एजुकेशन यूजलेस है क्योंकि हमें क्या है सिर्फ बुकिश नॉलेज ही प्रोवाइड की जाती है लेकिन अगर वर्क एक्सपीरियंस की जो बहुत सारी चीजें हैं वो हमें सिखाई जाए हाथ से काम करने का एक बात है अगर कोई गरीब परिवार है तो उसमें पहले कमाई का सोचेंगे बेटा ना कि पढ़ाई का हर कोई यही सोचेगा कि पेट कहाँ से भरेंगे तो उसके लिए क्या है कि हमारी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि प्राइमरी लेवल से ही बच्चों को कुछ हाथ से काम करने का, कुछ इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए कि वो अर्निंग बाय लर्निंग यानी कि वो करते हुए, कमाते हुए सीखें। तो इस तरह की हमारा एजुकेशन होनी चाहिए। तो इसलिए हमारी एजुकेशन का सिस्टम भी थोड़ा-सा अभी
सुधार नहीं हुआ है। इसके बाद क्या है बेटा, लैक ऑफ फाइनेंस, ये मैंने बता ही दिया कि गरीबी के कारण भी, पॉवर्टी के कारण भी बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं भेज पाते हैं। इसके बाद क्या है कि डिफेक्टिव इवेल्युएशन, इवेल्युएशन मूल्यांकन है, यानी कि मूल्यांकन की जो विधि है वो भी दोषपूर्ण है। इसमें क्या है कि विद्यार्थियों, कई बार क्या होता है कि बच्चे को क्लास में मान लो अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते, तो क्या हुआ, उन बच्चों को फेल कर दिया जाता था। लेकिन अब क्या है कि आज आज अब ये हमारा जब से ग्रेडिंग सिस्टम लागू हुआ है, तो इसी कारण ये लागू हुआ कि एक कक्षा फर्स्ट से लेकर 8वीं तक हम बच्चों को फेल नहीं करते। तो उसमें क्या है कि उससे पहले क्या था कि बच्चे जैसे मान लो फर्स्ट क्लास में बच्चा फेल हो जाता तो स्कूल जाना ही छोड़ देता था, सेकंड क्लास में रह जाते थे, वो फेल हो जाते थे तो क्लास में जाना वो छोड़ देते थे। तो इसी कारण से हमारा जो ग्रेडिंग सिस्टम था वो लागू किया गया, और ये गवर्नमेंट ने प्रोविजन रखा गया कि कक्षा फर्स्ट से लेकर यानी कि पहली कक्षा से 8वीं तक किसी भी बच्चे को फेल ना किया जाए। तो ये इवेल्युएशन का जो सिस्टम था वो भी हमारा गलत था। इसके बाद क्या था कि हमारी वेस्टेज एंड स्टेग्नेशन, यानी अपव्यय एवं अवरोधन। वेस्टेज एंड स्टेग्नेशन का क्या मतलब है, अपव्यय एवं अवरोधन। यह भी सार्वभौमिक विस्तार में सबसे बड़ी बाधा है। यानी कि इसमें क्या होता था बेटा कि मान लो जैसे वही है कि बच्चा फेल हो जाता तो वो क्लास को छोड़ देता था, अपनी जो उसकी प्राथमिक शिक्षा है उसको बीच में ही छोड़ के वो चले जाते थे। तो उसके स्टेग्नेशन के लिए उसके कौन कौन से अवरोध थे, कौन कौन सी बाधाएं थी, तो उन अवरोधों को, उन बाधाओं को दूर करते हुए, यानी कि जैसे बच्चे को फेल ना करके कोई भी ग्रेड देके दूसरी क्लास में प्रमोट कर देना, तो या फिर बच्चों को इस तरह की कोई एजुकेशन का सिस्टम बनाया जाए कि बच्चा उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए, ताकि वो वहां पे उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे। तो इस तरह से हम अपनी प्राथमिक शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारी प्रॉब्लम थी हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन में। इसके बाद है सजेशन। कौन कौन से सजेशन, कौन कौन से सुझाव दिए गए हैं हमारी जो यूईई है इसके लिए। बेटे जो हमारी समस्याएं होती हैं वही हमारे सजेशन होते हैं। मान लो जैसे क्या है कि फर्स्ट पॉइंट ही था, मैंने करवा था पोवर्टी। तो पोवर्टी के कारण क्या था कि हमारे बच्चे गरीबी के कारण नहीं जा पाते थे। तो उसके लिए क्या किया गया कि बच्चों को, उनके पेरेंट्स को समझा गया, ठीक है, उनको फ्री जो बुक्स है उस वो दी गई, उनको स्टेशनरी दी गई, बच्चों को ड्रेस वगैरह, यूनिफॉर्म वगैरह वो दिए गए, मिड डे मील की व्यवस्था की गई, फर्स्ट एड वगैरह की व्यवस्था की गई। तो ये सबसे बड़ा सजेशन यही है कि जो हमारी पॉवर्टी है या जो हमारी गरीबी है उसको ध्यान में ना रखते हुए बच्चों को शिक्षा दी जाए, पेरेंट्स को। इसके बाद क्या है, इंक्रीज ऑफ द, यानी जो हमारी पॉपुलेशन है जितनी तेज गति से बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, उसको रोका जाए। यानी कि इस तरह का हमारा कानून होना चाहिए कि कि जो हमारी जनसंख्या वृद्धि है उसको रोक सके। जैसे चीन में क्या है कि 2 बच्चों से ज्यादा बच्चे हम नहीं बना सकते, तो उसी प्रकार से हमारे इंडिया में भी ये होना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि भी हमारी जो देश की तरक्की है उसमें एक बहुत बड़ी बाधा है। इसके बाद क्या है कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन, ये मैंने बताया ही था कि हमारी एजुकेशन कैसे होनी चाहिए, फ्री और कंपल्सरी। आर्टिकल 21 में ये बोला गया है, जो संविधान की जो रिकमेंडेशन है वो भी यही है, धारा 45 में, कि बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए, यानी कि निःशुल्क एवं अनिवार्य, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क यानी कि कोई फीस नहीं ली जाए, अनिवार्य यानी मैंडेटरी, कंपल्सरी है। पेरेंट्स को ये समझा जाए, ये बताया जाए कि बच्चों को एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। इसके बाद क्या है कि सीकिंग ऑफ द कोऑपरेशन ऑफ द पेरेंट्स, अभिभावकों का सहयोग, यानी कि जब तक पेरेंट्स को हम, बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे पहले पेरेंट्स को हमें समझाना पड़ेगा, उनको गाइड करना पड़ेगा। जब तक पेरेंट्स को नहीं समझाएंगे वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। तो उनके लिए कई पेरेंट्स की ये धारणा होती है कि जैसे लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना, या फिर कुछ रूढ़िवादिता होती है, उसके कारण भी वो बच्चे, रूढ़िवादिता के कारण यही कि बच्चों और लड़कियों को नहीं पढ़ाना, दूर नहीं भेजना है, तो ये बहुत सारी उनके दिमाग में होती है। लेकिन उन सब बाधाओं को दूर करते हुए अगर हम पेरेंट्स को समझाएंगे, पेरेंट्स को बताएंगे
कि हमें एजुकेशन देना कितना ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें जन-जन तक ये एक जैसे सर्व शिक्षा अभियान था हमारा, एसएससी जो स्टार्ट किया था, सर्व शिक्षा अभियान भी यही था। इससे पहले बेटा हमारा एक एडल्ट एजुकेशन का प्रोग्राम था, एसएससी का था, मिड डे मील थे, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हमारी सरकार ने चलाए, जिसमें हम पेरेंट्स को जाकर बच्चों के बारे में समझा सके, पेरेंट्स को समझाएँ कि बच्चे का स्कूल जाना कितना इम्पोर्टेंट है। एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ-साथ उनको सेकेंडरी और हायर एजुकेशन के विषय में भी हमें गाइडलाइन देनी पड़ती है। इसके बाद है प्रॉब्लम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ स्कूल, जो मैंने बताया था कि डिस्टेंस जो स्कूल का है वो भी कम किया जाना चाहिए। जैसे कोठारी कमीशन के बाद हमारा जो एनपी आया उसने ये माना कि कम से कम 1 किलोमीटर के दायरे में एक स्कूल होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद उन्होंने क्या थी पेस सेटिंग स्कूल स्टार्ट किए गए, नवोदय विद्यालय हमारे खोले गए, गरीब बच्चों को के लिए स्कॉलरशिप की जो व्यवस्था है वो की गई। यानी कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लागू किया गया जो हमारा एनपी 1986 थी, उसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना है, वो आई। यानी कि उसमें क्या होता है बेटा कि उसमें कम से कम 2 कमरे होने चाहिए, टॉयलेट बाथरूम जो है वो होने चाहिए, एक कम से कम 2 टीचर ज़रूर होने चाहिए, एक मेल, एक फीमेल और बच्चों का 100% जो एनरोलमेंट है वो होना चाहिए। तो इस तरह की योजनाएँ हमारी सरकार ने लागू की। तो इसके बाद क्या था कि नवोदय विद्यालय खो गए हमारे 297 के करीब हमारे नवोदय विद्यालय अभी भी जो रनिंग में है वो खोले गए। वो क्या था कि उसमें जो हमारे गाँव के बच्चे थे और जो इंटेलिजेंट बच्चे थे, उन बच्चों का आजकल जैसे टेस्ट लिया जाता है, हर बच्चा जो उसको क्वालीफाई करता है, उसका एडमिशन होता है, वो डे बोर्डिंग स्कूल हमारे होते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे विद्यालय खोले गए कि ताकि ग्रामीण बच्चों को, दूर-दराज के बच्चों को भी शिक्षा के रास्ते पर आगे बढ़ाया जाए, शिक्षा की तरफ अग्रसर किया जाए। तो ये बहुत सारी योजनाएँ थी। इसके बाद क्या था बेटा कि जो हमारी जो बैकवर्ड और जो शेड्यूल क्लास थी, उनको भी समझाया गया, उनको भी ये बताया गया कि कौन-कौन सी स्कूलों में जैसे पाठ्य पुस्तकें हैं, कॉपियाँ हैं या स्टेशनरी है, ड्रेस है और उनको मिड डे मील वगैरह की जो सुविधाएँ दी गई ताकि वो अपने बच्चों को स्कूल में इस लालच में भी भेज के ताकि बच्चों को सारी चीज़ें घर पे पेरेंट्स को किसी भी तरह का कोई भी खर्चा ना करना पड़े और बच्चे की फ्री एजुकेशन दी जाए। आजकल क्या है कि आजकल तो बेटा देखो कि हमारा सेकेंडरी लेवल पे भी हमारे बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर भी खोले गए हैं। आजकल जैसे हमारी गवर्नमेंट है, हरियाणा गवर्नमेंट में भी ये डिसाइड किया गया है अगर बच्चा जैसे कोई भी एक लेवल रखा गया है 99 है, 98% अगर बच्चे को आता है तो उसको स्कूटी दी जाती है, टैबलेट दिए जाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए कि बच्चे दूसरा क्या है अगर बच्चा मान लो 11th ओह सॉरी 12th में या 10th में अच्छे मार्क्स लाता है तो उसको स्कॉलरशिप दी जाती है। उनको आगे के लिए जैसे मेडिकल की या फिर इंजीनियरिंग की जो कोचिंग वगैरह का भी हमारी गवर्नमेंट ने इन बच्चों के लिए प्रावधान किया गया है। उनको फ्री कोचिंग दी जाती है, चाहे वो हमारी नीट से रिलेटेड है या जेईई मेंस है, एडवांस वगैरह से रिलेटेड है, तो वो एजुकेशन उन बच्चों को दी जाती है। तो इस तरह की बहुत सारी सुविधाएँ हमारी सरकार ने की हैं। इसके बाद क्या था बेटा, जो हमारी एजुकेशन है वो भी जो यूज़लेस थी, उसके लिए भी बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। जैसे अब क्या है, जो आगे भी जो हमारी जो शिक्षा नीति है, जो 2020 आई है, उसमें तो बच्चे को यानी कि अपना प्राइमरी लेवल से ही बच्चे को ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाती है। यानी कि इस तरह का हमारा पाठ्यक्रम होगा, जिसमें बच्चे को कुछ ना कुछ सिखाया जाएगा, केवल बुकिश नॉलेज ना देके उनको कुछ ऐसी जैसे चाहे कंप्यूटर से रिलेटेड है या फिर कुछ हैंड मेकिंग मेकिंग कुछ चीज़ें हैं, वो सिखाई जाएँगी। तो इस तरह का प्रावधान हमारी सरकार ने किया है। इसके बाद क्या है कि कंट्रोल ओवर द एब्स्टे यानी कि एब्सेंस को कम करना। कंट्रोल ऑफ द एब्सेंस यानी कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेज़ेंट रहे, कक्षा में एब्सेंट ना हो। तो ये हमारे सजेशन थे किसके लिए? हमारी यूईई के लिए यानी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अब इसकी गुणवत्ता के लिए यानी कि क्वालिटी एजुकेशन यूईई के लिए और कौन-कौन से हमारी गवर्नमेंट ने
कौन-कौन से पहलू हैं, कौन-कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनके ऊपर डिस्कस किया गया, जिन पर विचार-विमर्श किया गया और बच्चों को सुविधाएँ दी गई। तो स्कूल गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, इसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाने के लिए हमें कौन-कौन से पहलू हैं, कौन-कौन से घटक हैं, कौन-कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनके ऊपर हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहले है बेटा वो है हमारा टेक्स्ट बुक, यानी कि किताबें कैसी होनी चाहिए? प्राइमरी एजुकेशन के लिए जैसे आप लोगों को भी सबको पता होगा कि बच्चों के लिए जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें जो बुक्स हैं, वो हमारी आप देखो कि फर्स्ट या सेकंड क्लास के जो बच्चे होते हैं उनका उनकी जो बुक्स का जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी बड़ा होता है, उनकी उनमें वो कलरफुल होती हैं, पिक्चराइज़ेशन होती है उसमें, ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर्स दी जाती हैं। मान लो किसी बच्चों को किसी फ्लावर के या किसी एनिमल वगैरह, एलिफेंट वगैरह के बारे में बताते हैं, तो हम उसकी पिक्चराइज़ेशन जो की जाती है, वो इस तरह की होनी चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट उसमें क्रिएट हो सके। इसके बाद है हमारा करिकुलम। हमारा करिकुलम कैसा होना चाहिए? जो प्राथमिक स्तर है, उस पर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव जो पार्टिसिपेशन है बच्चों का, वो होना चाहिए। बच्चों के उनका इंटरेस्ट, उनकी एज, उनके एटीट्यूड, एप्टीट्यूड को ध्यान में रखते हुए हमें करिकुलम बनाना चाहिए। ये नहीं कि बच्चों का करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो उनके ऊपर से जाए। जब तक बच्चे की एज के अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर उसका करिकुलम नहीं होगा, तो वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे और एजुकेशन वो नहीं ले पाएँगे। तो इसके बाद क्या है, मान लो जैसे अगर एक तीसरी क्लास का बच्चा बेटा, उसको हम 5th क्लास के अकॉर्डिंग अगर पढ़ाएँगे, तो उसका इंटरेस्ट बिल्कुल क्रिएट नहीं होगा। लेकिन उस बच्चे का जो लेवल है कि 3rd क्लास का लेवल क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको पढ़ाएँ। उसी तरह की हमारी टेक्स्ट बुक या हमारा करिकुलम होना चाहिए। इसके बाद है बेटा टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड क्योंकि हमारी हर एजुकेशन पॉलिसी में इन्हीं चीज़ों पे फ़ोकस किया जाता है। हमारा करिकुलम कैसा होना चाहिए, हमारी टेक्स्ट बुक कैसी होनी चाहिए, टीचिंग मेथड हमारे कैसे होने चाहिए। तो टीचिंग मेथड कैसे होने चाहिए? टीचिंग मेथड बेटे जो प्राइमरी लेवल है, उसपे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या होते हैं कि ज़्यादा एक्टिव जो पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा होता है बच्चों का। उनको प्ले वे मेथड से समझाया जाता है। तो उनको बच्चों को प्ले वे मेथड से, चाहे वो जैसे छोटे बच्चों को क्या करते हैं प्राइमरी लेवल पे, बिल्कुल ही जो नर्सरी है, यूकेजी, उसमें टीचर्स क्या करते हैं, उनको अगर कोई भी पोएम है तो वो ऐसे नहीं सिखाते उँगली पकड़ के या समझा के। पहले उनको टीचर्स उनके सामने परफॉर्मेंस करती हैं, उनको गा-गा के ओरल वे में उनको गा के, समझा के, एक्टिंग करके, इस तरह से उनको, मान लो कोई जैसे पक्षी है तो किस तरह से पक्षी उड़ता है, इस तरह की जो छोटी-छोटी पोएमें हैं, वो उन बच्चों के अकॉर्डिंग ही उनको सिखाई जाती है, तभी बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले पाता है। इसके बाद क्या है कि हमारा इवैल्यूएशन भी हमारा ऐसा होना चाहिए, जैसे मैंने अभी बताया था कि रटने और रटने की जो जो हमारा प्राइमरी लेवल होता है बेटा, वो रटने पे डिपेंड करता है, क्योंकि बच्चे को, छोटा बच्चा है, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल बिल्कुल ही डेवलप नहीं होता है और वो हर चीज़ को रटता है, जैसे टेबल है, काउंटिंग है या अल्फाबेटिक्स है, वो सारी चीज़ें वो रटता है, तो उस पे ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए। इसके बाद है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, वो भी हमारा जो जो भवन है या हमारा जो क्लासरूम कैसे होने चाहिए, खुले होने चाहिए, हवादार होने चाहिए। हमारे जो प्लेग्राउंड है वो कैसा होना चाहिए, स्पोर्ट्स के लिए भी बच्चों का की क्लास होनी चाहिए। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन उनका को-करिकुलर एक्टिविटी में भी होना चाहिए, तो ये भी रखा गया है। इसके बाद जो हमारी जो जैसे बुक से रिलेटेड या फिर जो मैंडेटरी चीज़ें हैं, जैसे मिड डे मील है, वो स्टार्ट कर देना चाहिए। टीचर टीचर कैसे होने चाहिए, वो भी ट्रेन्ड होने चाहिए, यानी कि टीचर जो प्राइमरी लेवल का टीचर है, वो प्राइमरी उन बच्चों की भावनाओं को, उनकी रुचि को, उनके इंटरेस्ट को, उनके एटीट्यूड के अकॉर्डिंग ही उनके पढ़ाए। तो इस तरह के प्राइमरी ट्रेन टीचर हमारे होने चाहिए, चाहे वो डीएड है या जेबीटी है, जो भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे ट्रेन टीचर होने चाहिए। इसके बाद क्या है कि जो है बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन करना, यानी कि पेरेंट बच्चों को जितना हो सके क्लास में हमारा 100% एनरोलमेंट के लिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट किया जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा समझाया जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्लासरूम में उनका इंटरेस्ट बना रहे, इसके लिए टीचर्स को बहुत सारे एफर्ट करने पड़ते हैं।
इसके बाद है मल्टी प्लानिंग, यानी इसमें क्या होता है बेटा, इसमें ये बहुस्तरीय आयोजन, यानी कि इस तरह का ये चाहे हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल है या हमारा जो ब्लॉक लेवल है, सबसे पहले क्या है कि हमारा पंचायत पंचायत भवन में भी जैसे हमारी आंगनवाड़ी वगैरह की जो व्यवस्था होती है, वहां भी कुछ बच्चे आंगनवाड़ियों में भी जाते हैं। तो उस लेवल से लेकर, यानी कि हमारा पंचायती लेवल से लेकर हमारा खंड स्तर है, ब्लॉक स्तर है, फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल आ जाता है, फिर हमारा स्टेट लेवल, और इसके बाद हमारा जो हमारा वर्ल्ड लेवल तक अगर बच्चे पहुंचते हैं, लेकिन हमारा जो अपना जो स्टेट का है वो हमारा खंड स्तर से यानी पंचायती व्यवस्था से लेकर हमारा ब्लॉक है, उसके बाद ब्लॉक के बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल आता है, जिला स्तर, जिला स्तर के बाद हमारा स्टेट लेवल पे। तो इस तरह का हमारा शिक्षा का प्रयोजन होना चाहिए, ताकि बच्चे को उसमें बहुत सारी जितनी भी हम सुविधाएं दे सके और उनकी जो प्रॉब्लम है उनको दूर कर सके, इस तरह की हमारा आयोजन होने चाहिए। इसके बाद क्या है कि ये बहुत सारे ना एनपी ने हमारे सुझाव दिए गए बेटा, कि कौन कौन से हमें प्राथमिक शिक्षा के लिए किस तरह का बच्चों को सामाजिक किस तरह का एटमॉस्फेयर होना चाहिए, उनका ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेटिव होना चाहिए, बच्चे के अंदर सहयोग की कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए, शेयरिंग की भावना होनी चाहिए, उनको मोटिवेशनल जो थॉट्स हैं उनके विषय में कहानियां सुनाई जानी चाहिए, प्ले वे मेथड में उनको एजुकेशन देनी चाहिए। तो ये था हमारा यूईई आज का जो टॉपिक था बेटा, कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण क्या होता है, इसमें कौन कौन सी बाधाएं हैं, कौन कौन से सजेशन दिए गए, हमारी गवर्नमेंट ने कौन कौन से लेवल पे कौन सा किस किस कंसेप्ट पे क्या क्या प्रोविजन रखा गया, हमें कौन कौन सी सुविधाएं देनी चाहिए। अब किसी भी बच्चे को समझ में ना आया तो 2 मिनट का टाइम है बेटे, पूछ सकते हैं, इसके बाद हमारी क्लास ओवर हो जाएगी। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है बेटा, सबको समझ में आ गया?